हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन से रिलेटेड कंटेंट स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आपको डीसी जनरेटर का जो लास्ट वीडियो में मैंने ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करके बताया था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और एक या दो प्रॉब्लम, और आगे मैं दूसरी डीसी जनरेटर के सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करवाऊंगी। तो चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक टिपिकल चीज़ जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, जनरेटेड ईएमएफ जो मैंने डिराइव किया था वो पी फाई एन जेड बाई ए डिराइव किया था, और ये एन जो था ये एन आरपीएस में था, मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में था। फिर मैंने आपको कैपिटल एन में कन्वर्ट करके बताया था जो रिवॉल्यूशंस पर मिनट में था, और वो कैसे बताया था, पी फाई जेड बाई ए, और एन जो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड था, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड था, इस सेकेंड को मैंने आपको मिनट्स में कन्वर्ट करके बताया था, तो वो आ गया था 1/60 मिनट, ऐसा मैंने लिखा था। फिर फाइनली जो ईजी का एक्सप्रेशन लिखा था वो 60 ऊपर चला गया था, तो 60 पी फाई जेड एन अपॉन ए ऐसा मैंने मेंशन कर दिया था यहाँ पे। मतलब इस स्मॉल एन को मैंने कैपिटल एन में कन्वर्ट कर दिया था रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से रिवॉल्यूशन पर मिनट में करके, तो हमें एक्सप्रेशन ऐसा मिला था। इसके अपोजिट मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि अगर मुझे एन दिया हुआ है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो फिर स्मॉल एन में मुझे इसको सब्सटीट्यूट करना है, मुझे इस कैपिटल एन को स्मॉल एन में बदलना है। तो मैं क्या करूंगी, इस कैपिटल एन में रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है, मतलब अपॉन में रिवॉल्यूशन के अपॉन में मिनट है, तो अब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये एन अपॉन 60 हो जाएगा। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो ईजी इक्वल टू पी फाई एन बाय 60 ए जेड ऐसा हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जहाँ मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहाँ पे मैंने स्मॉल एन को कैपिटल एन में बदलना सिखाया था, और अभी मैंने यहाँ पर जो किया है, मुझे एन गिवन है, एन दिया हुआ है और मुझे उसको इस फॉर्मूले में रखना है स्मॉल एन में, तो मैं कैसे रखूंगी, मुझे उस वहां पर मुझे स्मॉल एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में दिया था और मुझे रिवॉल्यूशन पर मिनट में उसको बदलना था। यहाँ पे मुझे दिया हुआ रिवॉल्यूशन पर मिनट में, और मैं इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करूंगी तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड करके करूंगी, तब 60 मुझे डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो इस टाइप से जम्बलिंग 60 की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक्सप्रेशन जो ईजी का डिराइव किया था वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के साथ किया था, स्मॉल एन के साथ, और सब्सटीट्यूट बाद में मैंने उसमें कैपिटल एन ले आई थी, रिवॉल्यूशन पर मिनट में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट की इंफॉर्मेशन दी हुई है और सब्सटीट्यूट कर रही हूँ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, तो मैं उसको बदलूंगी पर सेकेंड। तो 60 डिपेंड्स कि हमें क्या गिवन है, उस हिसाब से 60 न्यूमरेटर में या 60 डिनोमिनेटर में आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रॉब्लम में मैंने कैपिटल एन दिया हुआ स्मॉल एन के फॉर्म में मैंने सब्सटीट्यूट किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले ये चीज़ मुझे समझा देना चाहिए, क्योंकि जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया था उसमें 60 ऊपर आ रहा था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी तो 60 नीचे आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए ये बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या देकर रखी है हमें कि एन 8 पोल जनरेटर हैज 500 आर्मेचर कंडक्टर्स एंड हैज अ यूजफुल फ्लक्स पर पोल ऑफ 0.065 वेबर्स। मतलब हमें नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए, 8, आर्मेचर कंडक्टर्स कितने देकर रखे हैं, 500, और यूजफुल फ्लक्स पर पोल कितना दिया है, 0.065 वेबर्स। What will be the EMF generated if it is lap connected and runs at 1000 RPM? लैप कनेक्टेड है इसलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। अब यहाँ सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स नहीं दिया है तो हम सिंप्लेक्स ही मानकर चलेंगे, इसलिए ए की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है, स्पीड तो n 1000 RPM में देखा रखा है, तो मैं अब इसको स्मॉल n RPS में बदल रही हूँ, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को मैं मिनट को 60 सेकेंड से डिवाइड कर दूंगी तो 1000/60 इतना RPS आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है व्हाट मस्ट बी द स्पीड एट विच इट इज टू बी ड्रिवन
कौन सी स्पीड पे इसे घुमाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम ईएमएफ, सेम इतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, और वाइंडिंग कैसी है, वेव वाइंडिंग है। तो वो सेकंड पार्ट है। पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट में लैप वाइंडिंग के हिसाब से जनरेटेड ईएमएफ निकाल लेती हूँ। तो जनरेटेड ईएमएफ मैं लैप वाइंडिंग का E1 मानकर चल रही हूँ, लैप वाइंडिंग के दौरान जो स्पीड है वो उसको N1 मान के चल रही हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो P phi N Z by A है। अब ये स्मॉल n1 मेरा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का है और दिया हुआ रिवॉल्यूशन पर मिनट का, तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। तो 1000 डिवाइडेड बाय 60 आया, तो P8 है 5.065 है, Z जो है वो 500 है, और साथ में N1 की वैल्यू जो है वो 1000/60 और A की वैल्यू 8 है। इस तरीके से मेरा E1 जब कैलकुलेट हुआ था 541.67 वोल्ट्स इतना कैलकुलेट हो गया। अब मुझे वेव वाइंडिंग के लिए करना है, तो E2 वेव वाइंडिंग का उतना ही होगा जितना लैप वाइंडिंग का है, तो ठीक है वो मैंने रख दिया। P अपना 80 होगा, फाई यही होगा। स्पीड अब मेरी नहीं होगी वेव वाइंडिंग के केस में, तो N2 है, Z 500 ही होगा और A की वैल्यू 2 होगी क्योंकि वेव वाइंडिंग। एक तरीका ये हो गया स्पीड पता करने का, तो इससे भी मैं स्पीड पता कर सकती हूँ N2 केवल। या फिर दूसरा तरीका ये है कि E1 और E2 दोनों के एक्सप्रेशन को मैं इक्वेट कर दूँ। E1 कितना है, P phi N1 Z by P, मतलब कौन सा वाला, ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया E1 का। और E2 में मैं क्या लूंगी, P phi N2 Z अपॉन पैरेलल पाथ्स कैपिटल A की जगह E1 में P लिया था, तो वेव वाइंडिंग के केस में 2 लूंगी। तो P phi N1, अब ये स्मॉल n1 है, इसको मैंने कैपिटल N1/60 से कर लिया P, मतलब मैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में आंसर नहीं निकाल रही हूँ, मैं रिवॉल्यूशन पर मिनट में निकाल रही हूँ। N2 की वैल्यू भी मैंने कि स्मॉल n2 को भी मैंने कैपिटल N2/60 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 मुझे ऐसा लिखना चाहिए। अब 60 भी कैंसिल हो गया। अब मुझे N2 पता करना है, तो N1 इंटू 2, N1 कितना है 1000 है और P की वैल्यू 8 है, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो वेव वाइंडिंग के केस में इतने ही EMF को जनरेट करने के लिए जनरेटर को हमें रोटेट करना पड़ेगा 250 RPM पर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि किसमें n की वैल्यू दी है, और ये जो फॉर्मूला हमारा है इसमें हम RPS में ही रखते हैं। तो नेचुरली अगर आपको कैपिटल N RPM में दिया हुआ है तो उसको आप RPS में ट्रांसफॉर्म करके ही लिखिएगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। ये प्रॉब्लम DC जनरेटर के इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड है और ये लॉन्ग कंपाउंड DC जनरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर डिलीवर्स अ लॉन्ग लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर्स, मतलब ये लॉन्ग शंट वाला कंपाउंड जनरेटर है जो लोड को आई करंट डिलीवर कर रहा है, और ये आई करंट कितना देकर रखा है 50 एम्पियर्स एट 500 वोल्ट्स, मतलब ये वाला वोल्टेज जो है भी लोड के अक्रॉस का वोल्टेज 500 वोल्ट्स है, मतलब आई करंट लोड को डिलीवर होने वाला 50 एम्पियर से और वोल्टेज 500 वोल्ट्स है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सीरीज का रेजिस्टेंस, मतलब ये सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तीनों देकर रखा है। 0.05 आर्मेचर का है, सीरीज का 0.03 है और शंट का 250 ओम्स है। ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस देकर रखे। कैलकुलेट द जनरेटेड EMF, मतलब EG फाइंड आउट करना है, इसके अक्रॉस जनरेटेड EMF कितना है वो फाइंड करना है, आर्मेचर करंट कितना है वो पता करना है, और अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश, मतलब एक ब्रश के अक्रॉस 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो दोनों ब्रश के अक्रॉस 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो टोटल VB वोल्टेज जो होगा ब्रशेस के अक्रॉस वो 2 वोल्ट्स का ड्रॉप होगा। अब इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आर्मेचर करंट और सीरीज करंट इक्वल है, क्योंकि एक ही ब्रांच के करंट से, तो इसलिए I = I सीरीज लिख दिया। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज पूरा का पूरा 500 वोल्ट है, लोड के अक्रॉस का भी 500 वोल्ट है और शंट ब्रांच के अक्रॉस का भी वोल्टेज 500 वोल्ट है। तो शंट ब्रांच से बहने वाला करंट ISH अगर मुझे पता करना है, शंट ब्रांच से बहने वाला करंट, तो मैं 500 डिवाइडेड बाय RSH कर दूँ, V/RSH कर दूँ, तो मुझे शंट ब्रांच से बहने वाला करंट 2 एम्पियर्स पता चल जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 250 करके। अब मैं इस पॉइंट पर नोड 1 पर KCL लगा देती हूँ। तो IA/ISC करंट 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इनकमिंग करंट IA/ISC है और जाने वाले करंट शंट करंट और लोड करंट है। तो IA करंट हो जाएगा 2 + 50 52 एम्पियर्स, और KVL इक्वेशन अगर मैं इस
लूप के लिए अप्लाई करूँ तो ईजी जनरेटेड वोल्टेज होगा और ईजी राइज होगा, बाकी ड्रॉप IARA का होगा, ब्रश का होगा, सीरीज वाइंडिंग के अक्रॉस का ड्रॉप होगा और लोड के अक्रॉस बाकी का वोल्टेज अपीयर हो जाएगा। तो ये सारे माइनस साइन के साथ होंगे और ये सोर्स है ईजी तो वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो अब ईजी इक्वल टू ये सारी टर्म्स ले ली, पूरा सॉल्व किया तो 506.16 वोल्ट्स आया। कैसे? VB की वैल्यू 2 ले ली, आर्मेचर करंट 52, रेजिस्टेंस 0.05, सीरीज करंट भी 52 एम्पियर्स का ही होगा, सीरीज रेजिस्टेंस 0.03 है, वो V जो लोड के अक्रॉस का है वो 500 है। तो 2 + 500 और 52 × 0.08 कर दिया, 502 हो गया, प्लस 52 × 8/100 किया तो 502 + 4.16 तो 506.16 वोल्ट्स हो गया। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और DC जनरेटर से रिलेटेड सम सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो उम्मीद है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 टाइप की समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आज के वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। कंसेप्ट्स को क्लियर करने में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आगे जाके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी, पर अभी मुझे रोज़ का एक वीडियो डिलीवर करना है, एक कंटेंट डिलीवर करना है। तो मुझे इतने सारे मशीन्स के टॉपिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्क्रैच लेवल से टॉप लेवल तक ले जाने की कोशिश, इसमें आप गेट के क्वेश्चंस और टफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे और नेचुरली रेगुलर आपके एग्ज़ाम्स के वाइवास भी आप फेस कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।